पेपर की एक एक क्वेश्चन के बारे में शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या आप लोग यहाँ पर स्कोर लाते हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब यहाँ पर ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज आपके पेपर की। मैंने कहा जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये मोस्टली क्वेश्चन आपके सीबीएसई द्वारा ही बनाए गए हैं, बट किसी और एग्जाम के लिए बनाए गए थे। बट उसमें जो आपके सिलेबस और पैटर्न पर आधारित आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने आज आपके सामने वीडियो के अंदर लिए हुए, और ऐसा ही लगभग आपको अपने पेपर आपको देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में। घुमावदार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, समझने में आपको टाइम लगता है, कंफ्यूज आप लोग हो जाते हो। ऐसा पेपर मैंने चुन के आपके लिए बनाया है। तो देखते हैं भाई जो कई घंटे की मैराथन कह रहा हूं, मेहनत करके मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे वो कितना वसूल आप लोग यहां पर कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। पूरे 30 क्वेश्चन का पूरा का पूरा सेट है जिस प्रकार आपको अपने पेपर में देखने को मिलता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नांकित में से क्या विकासात्मक निःशक्तता है। यहां पर पूछ लिया आपको डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में पूछ लिया। बताओ कौन सी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। क्या दुश्चिंता की यहां पर बात हो रही है, यानी कि एंजाइटी की बात हो रही है। क्या ऑटिज्म की बात हो रही है, यानी कि संलीनता की यहां पर बात हो रही है। किसकी बात, यानी कि संलीनता की बात हो रही है। क्या लेप्रोसी की यहां पर बात हो रही है, कुष्ठ रोग की यहां पर बात हो रही है, या अल्प दृष्टि की बात हो रही है, यानी कि लो विजन की बात हो रही है। बताओ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आपको किसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सही आंसर आप लोग यहां पर इसका बताइए। ठीक है, कोई ए के साथ जा रहा है, कोई यहां पर बी के साथ जा रहा है, अलग अलग के साथ यहां पर जा रहा है। ठीक है, सामने वो खोल के रख मेरे सामने। तो चलिए देखते हैं आप लोग ज्यादातर किसके साथ जा रहे हैं। ज्यादातर की जो संख्या है वो आपके बी के साथ देखने को मिल रही है, उसके बाद ए के साथ देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया था आरबीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि जो आपके डिसेबल लोग होते हैं उनके अधिकारों की बात उस एक्ट के अंदर कही गई है। ये आप लोग चाहे मेरी उसकी सीडीपी की बुक में भी आपने पूरा देखा होगा वो डॉक्यूमेंट, वरना यूट्यूब पर भी मैं उसको डिटेल में करा चुका हूं। उसके अंदर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है। उन 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से जो आपकी रहती है ओटिज्म, संवलीनता, जिसमें बच्चा खुद में लीन होता है, जिसमें जो बच्चा होता है सामाजिक कम्युनिकेशन ज्यादा यहाँ पर बच्चा नहीं कर पाता, यानी समाज से ज्यादा बोलचाल यहाँ पर बच्चा नहीं कर पाता है, बहुत कम यहाँ पर बच्चा यहाँ पर बोलता है। ठीक है, और अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करता रहता है बच्चा, और अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करता रहता है बच्चा, और अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करता रहता है बच्चा। अगर मतलब इस प्रकार का ये रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर, मतलब इस प्रकार का शारीरिक मैं अगर रिपीटेशन करूं अपने व्यवहार का, तो आपके ओटिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ओटिज्म आपका कैसा डिसऑर्डर होता है, ओटिज्म आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर होता है। तो बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर जा रहे हो। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी से जुड़ा रहता है। लो विजन आपका, जिसमें कम दिखना यहाँ पर बच्चों को चालू हो जाता है या पूरा ही नहीं दिख पाता, वो आपके लो विजन के अंदर आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के अंदर आप लोग ओटिज्म के अंदर यहां पर चले जाओगे, आंसर नंबर सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। और मोस्टली आप लोग यहां पर सेकंड के साथ यहां पर जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है कि यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका सही दिशा में दोहन नहीं करते, सही दिशा में उसको यूज नहीं करते, तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समूह में निम्नांकित में से कौन है। क्या आंगनवाड़ी का आपके कार्यकर्ता है, दूसरा किशोरावस्था के आपके व्यक्ति है, तीसरा सामाजिक कार्यकर्ता है, या चौथा स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प आपके ग्रुप है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है भाई, दोनों पेपर होते हैं, सीडीपी आपकी सेम रहती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। अभी कुछ बच्चों को यही नहीं पता जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा है। ठीक है तो आपके दोनों पेपर सेम रहते हैं। तो चलिए भाई बताइए किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, अलग अलग के साथ आप लोग जा रहे हो। देखो सिंपल से एक बात है, जो आप लोगों ने आई होप आंसर दे दिया होगा। और ज्यादातर किसके साथ जा रहे हैं, दूसरे के साथ ज्यादातर जा रहे हो, किशोरावस्था के साथ जा रहे हो। बिल्कुल ठीक आपने कही। देखिए जब बच्चा जो होता है हम उसको किशोर कहेंगे, जब बच्चा किशोरावस्था के अंदर एंट्री लेता है, किशोर बनता है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, तो आप लोग देखते हो उसका यहाँ पर फैमिली से कॉन्ट्राडिक्शन होता है, बड़ा मतभेद यहाँ पर रहता है। फैमिली कहती है तुम्हें ये काम करना है, हमें तुम आगे ये बढ़ाना है, तुम्हें फ्यूचर में ये करना है। बच्चा कहता है मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे ये वाला काम करना है। अपनी फैमिली की सलाह नहीं लेता बच्चा, दोस्त यार की सलाह ज्यादा लेता है। अपनी जो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी रहती है, उसकी अपनी खुद की पहचान ही नहीं होती बच्चे की, उसे लगता है मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, मुझे तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। और इसी वजह से आपने देखा होगा अडोलसेंस के अंदर बच्चा क्रिमिनल टेंडेंसी की ओर जाता है, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति की ओर यहाँ पर बच्चा जाता है, क्योंकि घर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं उसको मिल पाता। घर की तरफ से मान लीजिए पैसों की जरूरत होती है तो उसको संसाधन नहीं मिल पाते, तो बच्चा चोरी की ओर जाता है यहाँ पर। ठीक है, गलत कामों की ओर यहाँ पर जाता है, और गलत समूह की ओर यहाँ पर बच्चा जाता है। तो अगर आपने
किशोरावस्था के व्यक्तियों की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, अगर उसको सही दिशा में नहीं लगाया ना तो समाज के लिए हानिकारक होती है। मैंने कहा क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना उसके अंदर आ जाती है, अपराधी बनने की भावना उसके अंदर आ जाती है। आप लोग देखते हो बड़े बड़े जो गैंगस्टर होते हैं उनको मानने वाले आपके कितने होते हैं, ये 18 साल के आसपास के होते हैं। क्यों? उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत सजा काटते हैं, और जब वहां पर जेल के अंदर सजा काट रहे होते हैं उसी प्रकार से अपने गिरोह यानी कि इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति के साथ रह जाते हैं और बड़े बदमाश होकर निकलते हैं। तो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर गए। किशोर अवस्था के यहाँ पर व्यक्ति होते हैं जो आगे जाके समाज के लिए हानिकारक होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज के लिए हानिकारक थोड़ी है, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो समाज को इतना दिक्कत नहीं डालेगी जितना किशोर यहाँ पर दिक्कत डालेंगे। और अगर आपने किशोरों की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में लगाया तो वो सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पर बन सकते हैं। आपने देखा होगा जो किशोर होते हैं बहुत से 18-20 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बिजनेसमैन बन चुके हैं। और अगर आपने सही प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी नहीं लगाई तो वो समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, यानी कि सेकंड आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्लास की यानी कक्षा कक्ष की दशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? क्या शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना यानी कि एकेडमिक एक्सीलेंस को यहां पर अचीव करने की यहां पर बात हो रही है। दूसरा है कि बालकों को खेल के मैदान में खेलने के लिए प्रेरित यानी कि उसको मोटिवेट करना। तीसरा विद्यार्थियों की रुचि यानी कि जो इनका इंटरेस्ट होता है और उनके ध्यान यानी कि अटेंशन को निरंतर बनाए रखना। चौथा बालकों को मोबाइल फोन से दूर रखना। बताओ आज की डेट में क्लासरूम में सबसे बड़ा चैलेंज एक टीचर के सामने क्या हो सकता है? किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे उसका आंसर आप लोग यहां पर बताइए। जी हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति वाली एज आपने इसको कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप लोग यहां पर जा रहे हो। अरे आतंकवादी मत गिनो यार, ठीक है, वो तो आपका कोई भी बन सकता है, ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है एडोलसेंस के अंदर ही जाएगा। बहुत से लोग उसके बाद भी आतंकवादी बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्रवृत्ति आपके एडोलसेंस के अंदर आपकी शुरू होती है, ठीक है, तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है जो आतंकवादी होते हैं या इस प्रकार की चीजों में लिप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, किसके साथ है ज्यादातर? ज्यादातर थर्ड के साथ है। देखिए आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, बच्चों का इंटरेस्ट। आज की डेट में बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने का। आप लोग भी यहाँ पर इसलिए पढ़ने आए क्योंकि आपको अपना एग्जाम पास करना है। आपको पता है कि ज्यादातर चीजें आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलती है मेरे चैनल से, इसलिए पढ़ना है। आज जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा मैं कहूंगा आ जाओ भाई पढ़ लो, मैं नई नई चीजें करा रहा हूँ और आपको सीडीपी की बहुत डिटेल में नॉलेज दूंगा। आप कहोगे सर जी काम करो अपना, ठीक है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अब हमारा मन नहीं है, क्यों? आपका पेपर ही नहीं है। तो आज की डेट के अंदर बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना उसको क्लासरूम में बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और उसके साथ में यहाँ पर लिखा उनका अटेंशन, मैंने कहा 15 से 20 मिनट का उनका अटेंशन का टाइम पीरियड होता है, और वो भी उनके जो बच्चा किशोरावस्था के अंदर एंटी ले रहा है वो भी खत्म होता जा रहा है शॉर्ट रील देख देख के। इसलिए तो कहता हूं अपने बच्चों को शॉर्ट रील मत दिखाओ, क्योंकि आगे जाके यही समस्या बच्चे के एजुकेशन के अंदर दिक्कत करेगी। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन देखिए मोबाइल फोन से दूर भी रखना चाहिए, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग थर्ड के साथ जाएंगे। तो मोबाइल फोन आज की डेट के अंदर बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास सबसे पहला, मेरे जितने भी यार दोस्त था, सबसे पहला मोबाइल फोन मेरे घर वालों ने मुझको दिलाया था। मोटरोला का फोन था, वो कीपैड वाला मोटरोला का फोन। तो उसी का यूज करते थे सारे दोस्त यार, ठीक है, मेरे मोबाइल फोन का यूज करते थे। उसके बाद उससे पहले मतलब हमारे घर में एमटीएनएल वाला फोन होता था, वो लैंडलाइन वाला फोन होता था, ठीक है। उसके बाद मोटरोला वाला मैंने फोन लिया, फिर मैंने देखा एक आदमी के पास उस टाइम पर एक उसका था सोनी एरिक्सन का फोन था, वो खुलने वाला फिलिप वाला। तो मैंने पापा से कहा ये पापा ये वाला फोन दिला दो, ठीक है, तो पुराना हो गया। वो कह रहे इसमें क्या अंतर है? मैंने कहा ये कलर फोन है, इसमें नई नई चीजें आती है, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे दिला दिया, मोटरोला मैंने उनको चिपका दिया, ठीक है। तो उसको लेके मैं स्कूल जाता था, और जब स्कूल में हम जाते थे तो चोरी छुपके मतलब उसको रखते थे ताकि टीचर ना देख ले, क्योंकि टीचर पकड़ेगा तो मारेगा, मोबाइल फोन भी जब्त कर लेगा। तो वैसे ये समस्या गंभीर समस्या है वर्तमान टाइम में, लेकिन सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ यहाँ पर जाओगे तो मेरा जिंदगी का सबसे पहला मोबाइल फोन जो मैंने स्कूल टाइम में मुझे दिलाया था मोटरोला का फोन था, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया हुआ है उसके यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। सर आपके हेयर कहाँ गए? उड़ गए भाई, ठीक है, सारे ले लिए नाई ने। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर, भाई अब तो छोड़ दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि विद्यार्थी निम्नांकित में से किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट यहां पर होंगे? क्या एक्सपेरिमेंट मेथड यानी कि प्रयोग विधि से, क्या परियोजना विधि यानी कि आपके प्रोजेक्ट मेथड से, ठीक है,
या फिर आपका क्लासरूम में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण से, यानी कि आईसीटी टूल्स की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यहां पर बात हो रही है, या फिर व्याख्यान यानी कि लेक्चर सह प्रदर्शन तकनीक के द्वारा सबसे ज्यादा जो मोटिवेट बच्चा होगा वो किसके माध्यम से होगा, जरा उसके बारे में नजर डालिए। ठीक है, मुझे स्कूल टाइम में कभी फोन नहीं मिला श्वेता, ठीक है, मैंने कहा ना ज्यादातर को नहीं मिला। तो सबसे पहला स्कूल टाइम में मेरे पास ही मोबाइल फोन था, ठीक है, उसके बाद मेरे एक दो दोस्तों के पास भी आया, देखा देखा आया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने मोबाइल फोन लिया, मैंने तुरंत घर वालों से अपडेट करा लिया, नहीं मुझे वो सोनी वाला फोन चाहिए, कलर फोन चाहिए मुझे, ठीक है, रंगीन वाला चाहिए, ठीक है। तो फिर वो चिढ़ गए, भाई ये वाला आ गया, तो साथ में मिलके उस फोन को हम लोग यूज करते थे, जितने भी दोस्त आते, ठीक है। ये मेरे स्कूल टाइम की बात है। अब उसी से संबंधित देखिए, अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी देख रहे होंगे तो उससे कनेक्ट कर रहा है बिल्कुल। मैंने कहा अगर आप लोगों की क्लासरूम में इस प्रकार के यहाँ पर जैसे स्मार्ट बोर्ड रखा हुआ है तो आपको बड़ा मजा आता है। और मान लीजिए मुझे आपको मोबाइल फोन के बारे में चीजें समझानी है, तो यहाँ मोबाइल फोन की वीडियो चला दूंगा मैं, देखो मोबाइल फोन किन किन कंपनी के होते हैं, कैसे कैसे यूज होता है, किस किस प्रकार के ये रहते हैं, क्या क्या विशेषता होती है, तो आपको इस चीज के बारे में मजा ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लेक्चर देता जाऊंगा तो इसमें आपको मजा ज्यादा नहीं आएगा। मगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपके खासकर शुरुआती वाले बच्चों के लिए तो वैसे भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, इस प्रकार के टूल्स जिसके माध्यम से आप स्मार्ट वे में बच्चों को नॉलेज यहां पर दे सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग ले रहे हो, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप लोग यहाँ पर ले रहे हो, कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग ले रहे हो, ये सभी आईसीटी टूल्स के अंदर आते हैं। तो सबसे बढ़िया मोटिवेट करने का तरीका आपका थर्ड आंसर से हो जाएगा। बच्चों को बड़ा मजा आता है टेक्नोलॉजी के साथ देखने में, उनके साथ इंटरेक्ट यहां पर करने में, तो आईसीटी टूल्स के साथ आप लोग यहां पर जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है, नजर डालते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जेन की मां के पास बराबर आकार के 2 पटाखे हैं, ठीक है। 2 पटाखे मैं ले लेता हूं भाई, 2 पटाखे मैंने ले लिए। कौन कौन से पटाखे मेरे स्कूल टाइम पर या मेरे बचपन के अंदर चलते थे? मुर्गा छाप, हालांकि अभी भी चलता है भाई, ठीक है। मुर्गा छाप पटाखे, किस किसने मुर्गा छाप पटाखे जलाए हैं, जरा हाथ खड़े कर लो, ठीक है। तो मान लीजिए 2 पटाखे, 2 मुर्गा छाप के 2 पैकेट है। उन्होंने एक पटाखे को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। एक जगह तो पूरा का पूरा मुर्गा छाप है और दूसरी तरफ इसमें से पटाखे निकाल लिए, ये निकाल लिए, ठीक है। मान लीजिए सारे के सारे निकाल लिए, 4 क्यों, सारे निकाल लो। इस मुर्गा छाप के अंदर पूरी आती थी। मैं तो क्या काम करता था, इस पूरे को एक साथ ही फोड़ देता था, पट 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 सारे फट जाते थे एक साथ, ठीक है। तो जेन कहती है कि उसे सबसे अधिक संख्या में चाहिए, वह तुरंत ही चारों पटाखे उठा लेती है, यानी चारों मतलब इन सारे पटाखों को उसने उठा लिया, जबकि दोनों समान मात्रा के हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों मुर्गा छाप बराबर मात्रा के हैं। उस टाइम पर 3 रुपए के 5 रुपए का मुर्गा छाप मिलता था, जब मैं बचपन की बात करूं तो, ठीक है। अब तो बहुत महंगे हो गए, कितने रुपए का हो गया मुर्गा छाप, तुझे भी नहीं पता, ठीक है। आपको बताना है कि जेन का विकल्प जीन पियाजे की किस अवधारणा को व्यक्त करता है। आपको बताना है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा कंसेप्ट यहां पर आपका आता है। क्या समायोजन की बात हो रही है, यानी कि एकोमोडेशन की बात हो रही है? क्या आत्म केंद्रिता की बात हो रही है, यानी कि इगोसेंट्रिज्म की बात हो रही है? क्या निगमनात्मक चिंतन की बात हो रही है, यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग की बात हो रही है? या फिर आपके संरक्षण यानी कि आपके कंजर्वेशन की बात हो रही है? बताओ जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस कंसेप्ट की यहां पर बात हो रही है, किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे? सही से मुझे आंसर बताइए, और साथ में मुर्गा छाप कितने का बिक रहा है उसके बारे में बताइए। तरुण शर्मा कह रहे 10 रुपए का, 10 रुपए का, ठीक है भाई। अभी तो मतलब ज्यादा रेट नहीं बढ़े मुर्गा छाप के ऊपर, ठीक है। तो कैसे फोड़ते थे मुर्गा छाप, एक एक करके या मेरी तरह सारू के ऊपर एक साथ आग लगा के, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहां पर देखोगे, जैन क्या कर रहा है, उसकी मम्मी के पास 2 मुर्गा छाप थे, लेकिन एक मुर्गा छाप खोल कर रख दिया। मान लीजिए 4 पटाखे रख दिया, सारे मुर्गा छाप खोल के रख दिए। अब जैन ने क्या काम करा, मैं तो ये वाला लूंगा, क्यों? क्योंकि ये चीज उसको बड़ी दिख रही है। जबकि यार दोनों के अंदर सेम ही पटाखे है ना, चाहे अंदर रख लो चाहे इसको बाहर कर लो। लेकिन जब ये बिखर गए, इनकी जो संख्या है बिखरने की, इनका जो एरिया है वो बड़ा हो गया, तो जैन ने कहा ये वाले ज्यादा है, मैं तो यही लूंगा। तो मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के जो कंसेप्ट होते हैं, जो ऑपरेशन यानी कि संक्रिया होती है, एक संक्रिया मैंने कंजर्वेशन के बारे में बताई थी कि अगर बच्चा किसी चीज के शेप और साइज के अंदर हम चेंज कर दे और क्वांटिटी सेम रहे बट बच्चा फिर भी चीज को ना समझे, तो उसको कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मान लीजिए मेरे सामने पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है, तो इस पानी की बोतल से, ठीक है, जितना पानी इसके अंदर आपको दिख रहा है उतना सेम पानी इस गिलास के अंदर भी है। अगर हम बच्चे के सामने दोनों प्रस्तुत करेंगे कि बेटा कौन सी लेगा, तो बोतल को लेगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ी है।
जबकि दोनों में तो समान पानी है ना, बट बच्चा बड़ी को ज्यादा लेगा। यानी बच्चा इस प्रकार से क्वांटिटी सेम होने के बावजूद भी चीजों को नहीं समझ पा रहा, इस ऑपरेशन संक्रिया को नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चा चीजों का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है। अरे दोनों में सेम ही तो पटाखे मुर्गा छाप के अंदर, ठीक है, कोई सा भी ले ले, बच्चा कह रहा है नहीं ये वाला ज्यादा लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन का यानी कि संरक्षण बच्चा नहीं समझ पा रहा है, जो कि आपका बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं करता है। जैसे कंक्रीट के अंदर जाता है तो वो इस संक्रिया को यहाँ पर करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप लोग एक बार नजर डालिए क्वेश्चन के ऊपर, अगर आपका कंजर्वेशन नहीं होता तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ यहाँ पर जा सकते थे? क्या एकोमोडेशन के साथ जाते? नहीं, बच्चे ने यहाँ पर समायोजन नहीं करा, अपनी स्कीमा को मॉडिफाई यहाँ पर नहीं करा, ठीक है। अगर स्कीमा को मॉडिफाई कर लेता वो क्या कहता, अरे यार दोनों में बराबरी तो है, कोई सा भी दे दो मुझे तो, ठीक है। वो यहाँ पर इसने नहीं करा। इस प्रकार की निगमनात्मक चिंतन जो बच्चे के अंदर आता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप ईगोसेंट्रिज्म के अंदर यहाँ पर जा सकते थे कि एक चीज की एक विशेषता पर ध्यान बच्चा लगा रहा है, ठीक है, जो आपके सेंट्रेशन के थ्रू ही आपको चीज देखने को मिलती है, जो आपके एक ईगोसेंट्रिज्म का है, क्या कह रहा हूं मैं भी, आपका जो आपका सेंट्रेशन होता है उसी का एक पार्ट आपका ईगोसेंट्रिज्म होता है, तब आप लोग एक बारी को जा सकते थे। अदरवाइज आंसर बिल्कुल फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो मुर्गा छाप आपका पटाखे है वो किसके साथ यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी तक पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन आपने, जीन प्याजे का ये पटाखे वाला क्वेश्चन, ये मैंने कहा सारे नए क्वेश्चन मैं आपके लिए छाट कर लाया हूं और सभी आपके सीबीएसई पैटर्न के आधार पर जो सीबीएसई ने अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। यानी आज आपको क्वेश्चन करने में वाकई में मजा आएगा क्योंकि नए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के दौरान अध्यापक में निम्नांकित में से किस गुणवत्ता का, किस क्वालिटी का मूल्यांकन यानी कि उसका असेसमेंट किया जाना चाहिए। क्या यहां पर उसे विषय का ज्ञान यानी कि सब्जेक्ट की नॉलेज यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, या सेंस ऑफ ह्यूमर यहां पर उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसको अच्छा होना चाहिए। मेरे अंदर ये दोनों चीज है या नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। या फिर उसको उत्तम संप्रेषण यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल और उसके अंदर समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्या ये दोनों चीजें भी मेरे अंदर है या नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखो। या फिर उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, संयम उसको यहाँ पर बरतना चाहिए, ये मेरे अंदर है या नहीं, नहीं लिखो। और यहाँ पर अध्यापन में रुचि होनी चाहिए, टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। बताओ भाई क्या ये सभी विशेषताएं मेरे अंदर है या नहीं है, ठीक है। जो नहीं लिखे उसे ब्लॉक मार दियो, ठीक है। चलो भाई सीरियस हो गया, मजाक से हट के कह रहा हूं कि बताओ क्या क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं एक इफेक्टिव टीचर की बात करते हैं, ठीक है, एक उत्तम क्वालिटी के टीचर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लर्निंग को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा होता है, आपका टीचर भी होता है। तो टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या पढ़ाएगा बच्चों को, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया, कोई सिलेबस चेंज हो गया तो लुटवा देगा डूबिया डिबिया आपकी, ठीक है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, समझ जाए तुरंत कि बच्चों को क्या चीज की डिमांड है, क्या चाह रहा है, किस प्रकार की नई नई चीजें बच्चों को आप करानी है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर सही से कम्युनिकेट नहीं करेगा, सही से अपने विचारों को नहीं बताएगा तो दूसरा बच्चा क्या सीखेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि बस आया किताबी बुक की लैंग्वेज का यूज कर दो और पढ़ा के चला गया। उसके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य भी उसके अंदर होना चाहिए और उसको हमेशा अपनी टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कह रहे चलो यार सरकारी नौकरी है, सैलरी तो मिली रही है, कोई बात ना, अपने इस काम को यहाँ पर कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा, किसके साथ ज्यादा जा रहे हो, सेकंड के साथ, बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर सेकंड के साथ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के दौरान की बात हो रही है, तो इंटरव्यू के दौरान भी या वैसे भी टीचर के अंदर इन सभी क्वालिटी को होना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू के दौरान इन चारों में से सबसे मेन क्वालिटी हो जाएगी कि वो बढ़िया से कम्युनिकेट यहाँ पर करता हो। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर अध्यापक क्यों बनना चाहते हो, तो आप सही से कम्युनिकेट करोगे, आप कहोगे जी अध्यापक जी मेरा शुरू से बहुत ज्यादा मन था टीचर बनने का। जैसे मैंने एक इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछा था, मुझे आज भी ध्यान है, दो तीन ने तो अलग अलग दिए थे। जी मेरी खूबसूरत वाइफ का सपना है मैं टीचर बन जाऊं। मैंने कहा तेरी खूबसूरत वाइफ का सपना कुछ और होगा, वो बन लेगा। उसने कहते मुझे चांद के पास ले जाओ, ले जाएगा चांद के पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सही से कम्युनिकेट नहीं करोगे, जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा उसका सही से आंसर नहीं दोगे, और आंसर भी कैसे देना है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके। इंटरव्यूअर क्या काम करते हैं, आपने पूछा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो, आपने कहा सर मेरा मन है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं शुरू से मतलब टीचर बनना चाहता था, मुझे बड़ा अच्छा इसके अंदर लगता है। तो कह सकते थे कि अच्छा लगने की तो और भी बहुत चीज है, आपने कहा सर मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं। तो इंटरव्यूअर क्या बोलेगा, तो फौज में जाकर कर लो देश सेवा, उससे बढ़िया क्या होगी। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके उसी प्रकार के आंसर आपको देनी चाहिए जिस प्रकार का इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा क्वालिटी का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। बाकी तीनों पॉइंट भी आपके उत्तम क्वालिटी के टीचर की विशेषता यहां पर होती है, ठीक है।
चलिए भाई बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह है, यानी कि ये समूह की बात हो रही है, SDEG समूह की बात हो रही है, ठीक है, या इसको आप लोग लिख दे SCDG समूह की यहां पर बात हो रही है। तो उनमें उनसे वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित में से किस पर बल दिया गया है? क्या विशेष स्कूल यानी कि स्पेशल स्कूल की बात हो रही है? क्या एकलव्य स्कूल की बात हो रही है? आपके सीटेट के एग्जाम के बाद एकलव्य स्कूल के अंदर आपकी भर्ती आने वाली है, और एकलव्य मॉडल जो आपके EMRS के जो आपके स्कूल होते हैं, कैसे कैसे बच्चों ने पढ़ा, उनके इंटरव्यू भी मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूं। कुछ तो आपको रैंक 1 मिलेगी जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लेकर आए, उनके इंटरव्यू को आप लोग देख लेना। मैंने इसका कोई बैच लॉन्च नहीं करा था, वो लोग मेरे पास KVS और DSSP के लिए यहाँ पर पढ़ रहे थे पेड बैच में, उसी से सिलेक्शन उन लोगों का हुआ, ठीक है। अभी इसकी एक बार और वैकेंसी आने वाली है, जब इसकी संभावना होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसका मैं प्रॉपर बैच तो अभी नहीं करता, लेकिन एक ऐसा बैच लेकर आ रहा हूं जिसमें आपके लगभग सभी पेपर आप लोग, आपको जो कॉमन सब्जेक्ट या टॉपिक होता है वो आपके लिए लेकर आओ, ठीक है। एक इस प्रकार का बैच में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसको सीटेट के बाद लॉन्च करूंगा। क्या यहाँ पर आपके मॉडल स्कूल की बात हो रही है, या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है, ODL की बात हो रही है? बताओ किसके साथ आप लोग जाओगे? सही आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए। किसके साथ जा रहे हैं सबसे ज्यादा? चौथे के साथ सबसे ज्यादा साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो चौथे के साथ? देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सोशली और इकोनॉमिकली जो आपके डिसएडवांटेज वाले बच्चे हैं, यानी कि जो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो सुविधा से वंचित बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, जो फिजिकली स्कूल में नहीं जा सकते, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए क्या काम करोगे भाई? जो बच्चे फिजिकली नहीं जा पा रहे स्कूल में, ठीक है, तो क्या काम करने चाहिए? ऐसो के लिए शिक्षा नीति 2020 में चैप्टर नंबर 3 है, और पैराग्राफ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि पूरा का पूरा ड्राफ्ट बहुत बड़ा है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसकी बात कही गई है कि अगर इस प्रकार के बच्चे हैं जो वंचित समूह से आते हैं, चाहे सामाजिक तौर पर हो चाहे आर्थिक तौर पर हो, तो उनके लिए इस प्रकार के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात कही गई है कि भाई स्कूल नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, घर से अपना बैठकर तैयारी कर लो। तो इसके लिए दो व्यवस्थाएं की गई है, या तो आप NIOS के थ्रू कर सकते हो, या दूसरा जो आपके राज्य सरकार के जो ओपन स्कूल है उनके माध्यम से कर सकते हो। तो शिक्षा नीति 2020 ने दो ऑप्शन दिए, या तो NIOS के माध्यम से कर लीजिए, या जो स्टेट बोर्ड के आपके ओपन स्कूल है उनके माध्यम से ये दूरस्थ शिक्षा कर लीजिए आप लोग, यानी कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर से भी आप लोग यहाँ पर एजुकेशन यानी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो। तो इसकी व्याख्या शिक्षा नीति 2020 ने यहाँ पर कही है, ठीक है। और जल्दी मैं EMRS के आपके इंटरव्यू अपने चैनल के ऊपर डाल दूंगा, और अगर मेरा वो बैच का जो मैं प्लान कर रहा हूं अगर वो हो गया तो वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पर होने वाला है, बट एक बार हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है। प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की क्या भूमिका होती है? प्राथमिक सामाजिकरण की जो एजेंसी है क्या नाम होता है उसका? जल्दी से बताना भाई। क्या औपचारिक अधिगम की बात हो रही है, फॉर्मल लर्निंग की बात हो रही है, कौशल के विकास की बात हो रही है, स्किल्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है, या सामाजिकरण की बात हो रही है, या मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करने की बात हो रही है? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। बताओ भाई सही आंसर किसके साथ जाओगे, ठीक है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, और क्वेश्चन के अंदर बहुत ही कम लोग यहाँ पर ज्यादातर फंस रहे हैं। देखिए यार सिंपल सी बात है, किसके साथ गए सबसे ज्यादा? तीसरे के साथ सबसे ज्यादा गए, सामाजिकरण के साथ गए। शिक्षण के क्षेत्र में जो प्राथमिक सामाजिकरण है, तो प्राथमिक सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? जो बच्चा शुरुआत में समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है, और प्राथमिक तौर पर कौन सी एजेंसी से सीखता है? वो सीखता है अपने परिवार यानी कि अपनी फैमिली से सीखता है। किससे सीखता है? वो सीखता है अपने परिवार यानी कि अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करके, कॉपी करके सीख लेता है, भाषा सीख लेता है, व्यवहार सीखता है। तो सोशलाइजेशन की जो प्राथमिक एजेंसी होती है वो उसका परिवार होती है। तो वही पूछा है कि प्राथमिक जो आपकी सामाजिकरण की एजेंसी है उसकी क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है? क्या परिवार की भूमिका उसका सोशलाइजेशन करना है, सामाजिकरण करना है, या अगर आप लोग फोर्थ ऑप्शन देखोगे कि वैल्यूज का और जो मान्यताएं होती है उनको यहां पर उसके अंदर विकास करोगे, तो यहां पर ज्यादातर आप लोग फोर्थ के साथ जाओगे कि वैल्यूज और मान्यता को यहां पर विकास करने की बात होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जाओगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, 6 साल तक के बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो लगभग 85% तक यहां पर हो जाता है। तो इस टाइम पर बच्चों को सही प्रकार से, आप मान लीजिए व्यवहार सीख रहा है तो सही व्यवहार सीखे, मातृभाषा सीख रहा है तो अगर सही प्रकार की भाषा बोलोगे तो वो उसके सामने सही प्रकार से आप लोग पेश करिए। तो इस प्रकार के रोल, इस प्रकार की चीजों को आपको उसके अंदर करना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डालते हैं नजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है फ्री मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा? भाई सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से जाकर, वहां पर मिल जाएंगे फ्री वाले। बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके मैच्योरेशन की बात हो रही है। किससे? मैच्योरेशन की बात हो रही है। तो मैच्योरेशन का तात्पर्य किससे होता है? अच्छा, मैच्योरेशन किससे संबंधित होती है? क्या हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित होती है, या एनवायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित होती है? बताओ किससे संबंधित होती है आपकी मैच्योरेशन? पहला अनुभूति या फीलिंग्स की बात हो रही है। दूसरा बालक के विकास क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी परिवर्तन की बात हो रही है। इंटरेस्ट यानी कि रुचि की बात हो रही है, या इमोशन की बात हो रही है। तो बालक के विकास के संदर्भ में मैच्योरेशन का यानी कि परिपक्वता का क्या मीनिंग होगा, जरा उसके बारे में सही से आंसर आप लोग यहां पर दीजिए। सर कल के पेपर की टाइमिंग क्या है? भाई सुबह के 9 बजे यूट्यूब के ऊपर, सुबह 9 बजे से कल आपका चलेगा, जो मतलब संपूर्ण सीटेट आपकी चलेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भाई प्रीति यादव, इसका आंसर दो। किसके साथ जा रहे हो? अलग अलग के साथ जा रहे हो? सबसे ज्यादा किसके साथ है? दूसरे के साथ 90%। वेरी गुड भाई, दूसरे हो जाएगा, इसमें तो कोई ज्यादा मुश्किल है भी नहीं। कि बालक का जो विकास का जो क्रम होता है, चाहे शारीरिक तौर पर हो, फिजिकली तौर पर हो, चाहे मनोवैज्ञानिक तौर पर हो, चाहे वो आपके एडेप्टेशन में यानी कि अनुकूलन से संबंधी, यानी जो इस प्रकार के परिवर्तन सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर इस प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं, वो आपके मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता को दिखाते हैं। तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया, सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा। इतने नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग 10% गलत कर गए। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, कौन सी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है? तो आपको बताना है कि आध्यात्मिक केंद्रों में प्राप्त शिक्षा। दूसरा मतलब इसमें पूछा है वो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, या फिर प्राथमिक कक्षाओं में प्राप्त शिक्षा, या फिर जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षण, या फिर संगठित रूप में प्राप्त शिक्षा। बताओ भाई इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होगी? सही आंसर आप लोग मुझे इसके बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बताओ भाई किसके साथ ज्यादा ज्यादा जा रहे हैं? दूसरे के साथ 60% गए। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में प्राप्त शिक्षा। वाह भाई वाह, क्या आंसर दिया है। मन कर रहा है 60% के 60 झापड़ मुंह पे लगाया जाए। अरे गधो, एक बात तो देखो, एक शिक्षा मैंने आपको बताई थी औपचारिक शिक्षा, एक शिक्षा को कौन सी बताई थी? एक शिक्षा आपको बताई थी औपचारिक शिक्षा। ठीक है, अगर पनिशमेंट देने की बात दोबारा से हो जाए ना, तो सबसे ज्यादा तुम लोग शायद मेरे से पिटोगे। ठीक है, इतने बड़े बड़े उम्र में पिटते हुए सही नहीं लगोगे। एक बताई थी औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, एक बताई थी अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। जो बच्चा शुरुआत में अपने सामाजिकरण के माध्यम से यानी कि अपने परिवार से इंटरेक्ट करके जो भाषा सीखता है, जो व्यवहार सीखता है, जो शिक्षा सीखता है, वो कैसी होती है? वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। कैसी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है या अपने आस पड़ोस से बच्चा सीखता है। किससे? बच्चा आस पड़ोस से यहां पर सीखता है। लेकिन जब बच्चा किसी शिक्षा को अपना किसी स्कूल से सीखता है, किसी कॉलेज से सीखता है, किसी संस्था से सीखता है, तो वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। तो बच्चे की औपचारिक शिक्षा स्कूल में जाकर शुरू होती है, बट अनौपचारिक शिक्षा उसके परिवार, आसपास के लोगों से होती है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, वो आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। कि बच्चा सोशलाइजेशन स्कूल में भी जाके करता है, स्कूल में करता है, टीचर से करता है, लाइब्रेरी से करता है, और बच्चा अपने परिवार से भी सोशलाइजेशन करता है, जो कि अनौपचारिक शिक्षा का एक पार्ट होता है। तो सेकंड के साथ क्यों गए? यहां पर जीवन में जितने भी अलग अलग स्रोत होते हैं, उनसे प्राप्त शिक्षा की बात हो रही है। आप लोगों के पड़ोस में कोई दादा होगा, वो आपको शिक्षा दे रहा होगा। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे जमाने में पता है कैसी कैसी चीज थी। वहां से बच्चा शिक्षा ले रहा है, घर के अंदर शिक्षा बच्चा यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, तो ये जो आसपास के लोगों से या स्कूल के अलावा जो फैमिली होती है, उससे बच्चा शिक्षा लेता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर होती है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले के ऊपर नजर डालते हैं। गलत कर दिया। ठीक है, चलो भाई अगले के ऊपर नजर डालते हैं। अगर फिजिकल क्लास में आप लोग होते तो जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाती। मैं थोड़ा सा आपका पनिशमेंट का समर्थक हूं, क्योंकि थोड़ी ना थोड़ी पनिशमेंट बच्चों को देनी चाहिए। छोटे बच्चों को एक बार को ना दीजिए, लेकिन आप बागड़ बिल्लो को जरूर देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बाल मनोविज्ञान में विकास यानी कि डेवलपमेंट की क्या भूमिका है? बताओ भाई, जो आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी यहां पर पढ़ रहे हो, उसमें डेवलपमेंट यानी विकास की क्या भूमिका है? यह लक्ष्य निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके गोल होते हैं उनको फिक्स करने में हेल्प करता है। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। इससे व्यवहार निर्धारित होता है, या इससे आपकी स्मृति यानी कि मेमोरी का संवर्धन होता है, यानी कि मेमोरी आपकी बढ़ती है, उसको प्रमोट होता है। बताओ भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे? जल्दी से मुझे आप लोग इसका आंसर बताइए। किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो? अलग अलग के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा है जो एक्यूरेट यहां पर इसका आंसर दे रहा है?
सबसे ज्यादा किसके साथ गए? दूसरे के साथ कितने परसेंट है? 63% गए सेकंड के साथ। और भी है कोई जो इसके अलावा यहां पर जा रहा है? दूसरे के अलावा भी है कोई जो यहां पर इसके साथ जा रहा है? ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है सर, मेरा अभी सब सही होता है, बट बुक से रिवीजन करते हैं तो 17-18 से होता है। देखो मैंने अपनी वाली बुक में पीवाईक्यू ही डाले हुए हैं, अगर पीवाईक्यू के अंदर कम नंबर आ रहे हैं तो दिक्कत की बात है। फिर अगला किसके साथ है? तीसरे के साथ 18% है, यानी सबसे ज्यादा संख्या आपके सेकंड और तीसरे के साथ है, कुछ आपके पहले और दूसरे में भी है। देखो डेवलपमेंट की भूमिका लक्ष्य निर्धारण में है पे थोड़ी बहुत करता है, लेकिन नहीं मान सकते। मेमोरी का संवर्धन होता है तो मेमोरी तो अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर अगर मैं मान लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं तो इसी के अंदर आपका मेमोरी यानी कि स्मृति से संबंधित होता है, तो ये भी आपकी नो डाउट बढ़ती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, कुछ तो यहां पर गए सेकंड के साथ, कुछ गए थर्ड के साथ, ये दोनों ठीक नहीं हो सकते। ये बताओ कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इन दोनों को यहां पर ठीक मानेगा? बताओ, वे दोनों ठीक वाले हाथ खड़े यहां पर कर लो। देखो अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है ना चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, तो अधिगम के लिए यहाँ पर बच्चा भी तत्पर होता है, टीचर भी उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पर तत्पर होता है। और आपको मैंने बताया था, जैसे पियाजे के अंदर भी मैंने आपको बताया था, ये अभी आपने यील्ड थॉर्नडाइक के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये कहते थे अगर कोई बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए जितना तत्पर रहता है उतना ही उस चीज को जल्दी सीख जाता है, उतना ही उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो 63% वाला बिल्कुल आपका सेकंड सही है। लेकिन जो चीज आप लोग यहां पर सीख रहे हो, जो सीडीपी आपने सीखी, पेडागोजी आपने सीखी, क्या उससे आपका व्यवहार निर्धारित नहीं होता? क्या आपकी सोच नहीं बदली? अब जब से आप लोगों ने मान लीजिए सीडीपी पढ़नी शुरू करी है, या मुझसे आप लोग पेडागोजी सीडीपी यहां पर पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद क्या आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई? बच्चे के प्रति या किस प्रकार का टीचर आपको होना चाहिए, चेंज हुई होगी ना। और इसी को चेंज करने के लिए आपका सीटेट का पेपर दिया जाता है। तो दोनों ऑप्शन यहां पर आपके ठीक हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका ठीक हो जाएगा, ना कि एक। तो मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई एक ऐसा होगा जिसने इन दोनों को यहां पर ठीक लगाया होगा। ठीक है, अभी लगा रहे होंगे मेरा कहने के बाद। इसमें आंसर आपके दोनों ठीक हो जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड। 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर इस प्रकार के स्टार वगैरह आपको बना के दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट कहता है कि निम्नांकित में से किससे क्लासरूम में अधिगम यानी कि लर्निंग की अभिवृद्धि होती है? बताओ भाई, लर्निंग को कौन एनहेंस करता है, कौन बढ़ावा देता है अधिगम को? क्या प्रश्न पूछने की तकनीक है? क्या व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड है? क्या सर्वे दृश्य उपकरण है यानी कि ऑडियो विजुअल आपके एड्स है? या फिर आपके ब्लैक बोर्ड का यूज है? बताओ लर्निंग को कौन बढ़ावा देगा, किससे वृद्धि होगी लर्निंग के अंदर? सही आप लोग यहां पर मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, खेल गए सर जी आप। भाई मैं क्या खेला, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने बनाया था। और जब सीबीएसई ने 2 ऑप्शन माने हैं तो भाई जो मुझे भी तो 2 के साथ जाना पड़ता। कुछ में मैं ऐसा होता हूं, मैं कभी कभी सीबीएसई के अपोजिट भी जाके बताता हूँ आपको आंसर। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गड़बड़ी की हुई है, और वो मैं ये नहीं बताता कि मुझे अपने अनुभव के आधार पर लग रहा है, वो तो है ही, लेकिन मैं ऑथेंटिक बुक का सोर्स भी देता हूँ। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इग्नू की बुक्स का सोर्स दिया था। ठीक है, तो मैं खेला नहीं हूं, मैं आपके साथ खेल रहा हूं ताकि आप लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ जा रहे हो? अलग अलग के साथ जा रहे हो, लेकिन ज्यादातर कोई सेकंड है कोई थर्ड है। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप अधिगम को बढ़ावा देना चाहते हो, आपकी क्लासरूम में बच्चा ज्यादा ज्यादा चीजों को सीखे, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे, नो डाउट इससे आपका बढ़ावा मिलेगा। लेक्चर मेथड से बढ़ावा नहीं मिलेगा, ब्लैक बोर्ड से बढ़ावा नहीं मिलेगा, बट आपके क्वेश्चन पूछने से भी ज्यादा है जो आपके सुनने और देखने वाले जो आपके उपकरण होते हैं। देखने वाला कौन सा है आपका? जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड को देख रहे हो। सुनने वाला कौन सा आपका? मान लीजिए आप लोग ईयरफोन लगाकर कुछ सुन रहे हो, रेडियो आपका हो गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड कैसा हो जाएगा आपका? देखने वाला आपका हो जाएगा। और जो ऑडियो और विजुअल होते हैं, जो देखने वाले और सुनने वाले दोनों होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, इसमें आप मेरी वीडियो देख भी रहे हो और इसको सुन भी रहे हो। कंप्यूटर देखने वाला और सुनने वाला दोनों होते हैं। तो बच्चा इन चीज के अंदर बड़ा इंटरेस्ट लेता है, और अगर अपने क्लासरूम में आपने बच्चे का इंटरेस्ट एक बार जगा दिया तो बच्चा अपने आप ही अपनी लर्निंग को बढ़ाता चला जाएगा। क्यों? उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, क्यूरियोसिटी आ जाएगी, अरे ये कौन सा उपकरण है, कौन सा गैजेट है। तो सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा इस प्रकार के सर्वे दृश्य उपकरणों का आप लोग यूज करें, तो थर्ड के साथ आप लोग यहां पर जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लेखन वैकल्य यानी कि आपके डिस्ग्राफिया की बात हो रही है, तो डिस्ग्राफिया वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। पहला कि मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, दूसरा नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त यहां पर उसको समय देना, तीसरा क्लास के नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध करवाएगा, या क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप उपलब्ध करवाएगा। बताओ डिस्ग्राफिया में कौन यहां पर बाधा उत्पन्न करेगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे? जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए। ठीक है,
अब दो दो लगा सकते हैं कैसा, ठीक है। अब क्या लगाना, ठीक है। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम में चार चार गोले भरने होते, एक ही गोला भर पाओगे। दो गोले भर दिए ना कि नहीं मुझे तो दो आंसर ठीक लग रहे हैं, तो मैं तो दो गोले भर दूंगा, भर दूंगी, वो गलत हो जाएगा, वो आपका चेक ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। बताओ किसके साथ जा रहे हो, अभी भी अलग अलग के साथ जा रहे हो। लेकिन देखो डिसग्राफिया क्या आ गया, ग्राफ, और ग्राफ पर हम लोग क्या काम करते हैं, लेखन का काम, यानी कि राइटिंग का काम। तो लिखने से संबंधित विकार है, जब बच्चा सही से लिख नहीं पाता, फ्लुएंटली तरीके से नहीं लिख पाता, शब्दों को सही प्रकार से स्पेलिंग यानी कि वर्तनी के माध्यम से नहीं लिख पाता, तो उसमें बाधा उत्पन्न कौन करेगा। तो आपने मूल्यांकन के लिए, यानी कि अगर बच्चे का असेसमेंट भी करना है, वो भी कैसा, लिखित कार्य अनिवार्य कर दिया। अबे यार उसको लिखने के अंदर ही तो दिक्कत है, और तुम उसका असेसमेंट भी लिखित कार्य के द्वारा कर रहे हो, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का काम करेगा। तो आंसर नंबर यही सही हो जाएगा, नेगेटिव का। भाई नेगेटिव आपके सामने दे दिया, जो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर पूछा, बिल्कुल ठीक आप लोग बता रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है। पहला, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की यहाँ पर समस्या है, यानी कि जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेसी होती है स्पीड के साथ, और कॉम्प्रिहेंशन के साथ उसको प्रॉब्लम होती है। दूसरा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तीसरा, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। या फिर चौथा, लिखने की उसकी धीमी गति। बताओ डिसलेक्सिया की कौन सी विशेषता नहीं है, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। बताओ भाई, आज मुझे लग रहा है आज आप लोग 30,000 यहाँ पर पास कर जाओगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त यार के ग्रुप में, उनको पता लगे भाई किस प्रकार के नए नए क्वेश्चन ये देखने को मिल रहे हैं। कोई आपका रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, दो तीन क्वेश्चन को छोड़कर, पीवाईक्यू के अलावा सब नए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को मैंने अलग अलग एग्जाम से बहुत देर लगा लगा के यहाँ पर ढूंढ कर निकाला कि यार मैं आज स्टूडेंट को बिल्कुल नए क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल नया दिमाग उसके अंदर लगेगा। वरना मैंने बताया पीवाईक्यू देखा, समझा भी नहीं, सीधा आंसर लगा दिया। आज आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बताओ भाई सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ है सबसे ज्यादा परसेंटेज, चौथे के साथ सबसे ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि आपने लिखा लिखने की यहां पर धीमी गति है। देखिए डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है, एक आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो डिसलेक्सिया की जो आपकी विशेषता होती है ना, तो उनको लिखने की धीमी गति भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो चाहे सीधा हाथ हो चाहे उल्टा हाथ हो, उसके उपयोग के संबंध में निश्चय। अरे यार अगर आपको पढ़ने से संबंधित दिक्कत है, तो सीधा हाथ और उल्टा हाथ, सॉरी सीधा हाथ और आपका उल्टा हाथ के बारे में डिसीजन लोगे, नहीं सीधे से लिखूंगा उल्टे से लिखूंगा, तो ये आपका डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं बताता। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आपका सही हो जाएगा। जिसको मान लीजिए डिसलेक्सिया की दिक्कत है ना, उसको राइटिंग में भी दिक्कत आ सकती है भाई आपके, ये नहीं कि पढ़ने पढ़ने के अंदर ही उसको दिक्कत यहाँ पर आएगी। अब आपका वो था दर्शीलता तारे जमीन वाला, ठीक है, तो उसको ऑटिज्म वाली दिक्कत थी, उसको पढ़ने लिखने के अंदर दोनों तरफ से उस बच्चों को यहाँ पर दिक्कत थी, ठीक है। तो सेकंड के साथ आप लोग यहां पर जाओगे। मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन आज के इस पेपर के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और यही कंफ्यूजन आपके एग्जाम में आपको ना मिले, इसलिए पहले ही मैं आपको यहां पर तैयार कर रहा हूं, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डर है, आपका निकल जाए। आई होप लास्ट में जो मेरी सीरीज चल रही है ये हार्ड पेपर वाली, इससे आपका डर थोड़ा खत्म हो रहा होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि यार एग्जाम अगर हार्ड भी आ गया तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि जो प्रतिभावान जो आपके बालक होते हैं, यानी कि जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो आपके टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए, पेरेंट्स के मत को देना चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तीसरा, शिक्षक के डिसीजन को देना चाहिए। चौथा, समुदाय के विचार को देना चाहिए। प्रतिभावान बच्चों की यानी कि टैलेंटेड बच्चों की आपको पहचान करनी है, तो किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दोगे, उसके साथ आप लोग यहां पर बताइए, ठीक है। सर मेरा सही था, वेरी गुड भाई, ठीक है। बताओ बताओ, ठीक है सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ रहा है। निहार देखो डिमोटिवेट मत हो, जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है, जितना आपको मैं पढ़ा चुका हूं, उससे बाहर नहीं आएगी अभी आपकी चीजें, ठीक है। उसके लिए बेफिक्र रहिए, और लास्ट में तो मैंने आपका लेवल बहुत हाई किया हुआ है। बताओ भाई किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, सबसे ज्यादा किसके साथ है यहाँ पर, सबसे ज्यादा चौथे के साथ आप लोग जा रहे हो। यार एक बात तो बताओ, मान लो आप लोगों में से मुझे टैलेंटेड बच्चे देखने हैं कि कौन 150 में से 140 145 प्लस नंबर लेकर आएगा, कौन 150 में से 145 प्लस या 140 प्लस लेकर आएगा। तो क्या मैं समुदाय से पूछूंगा, आपके पड़ोसी से जाकर पूछूंगा? पड़ोसी तो इतने चुगलखोर होते हैं, कह देंगे 140, अरे जी इसके तो 4 नंबर भी नहीं आएंगे एग्जाम में। मैंने कहा है, कह रहा हाँ तुम्हें किसने बता दी, इसके तो पिताजी भी बेवकूफ है, मम्मी भी बेवकूफ है, इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और एक राज की और बात बताओ, इन्होंने तो खून भी कर रखा है। ठीक है, तो समुदाय से पूछोगे तो नाश हो जाएगा। सबसे बढ़िया टैलेंटेड बच्चों का अगर आपको मूल्यांकन करना है, देखना है, उनकी पहचान करनी है, तो आप उनके सामने टेस्ट लीजिए, पेपर लीजिए, या ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ओमार शीट के अंदर 4 गोले बने होते हैं,
तो इन्हीं के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा गोले सही लगाएगा, जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, पता चल जाएगा वो आपका टैलेंटेड बच्चा है नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को यहाँ पर देना चाहिए अगर आपको टैलेंटेड बच्चों की पहचान करनी है। वरना कोई टैलेंटेड बच्चा भी होगा ना तो समुदाय उसको मार देगा, ठीक है, कह कह के ताने दे दे कर मार देगा, अजी नहीं गलत घर की खबर दे दी, कोई और घर होगा, इसके अंदर कोई टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स भी नहीं मानते बच्चा हमारा टैलेंटेड है, ठीक है, वो कहेंगे अरे मास्टर साहब बेवकूफ हो रहे हो क्या, हमें पता है कितना बड़ा टैलेंटेड है, जाओ अपना काम करो। तो आंसर इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। जो आपके टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी पहचान करने के लिए बहुत सी एग्जाम इनके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि उनको अगर हमें संवर्धन करना है, एक्सीलरेशन यहाँ पर इनको देना होता है। कभी कभी देखा होगा आपने एक साल के अंदर कई सारी क्लास इनको यहाँ पर प्रमोट करा दी जाती है, तो इस प्रकार के टेस्ट पहले कंडक्ट होते हैं, फिर उनको देखा जाता है असेसमेंट करके भाई कितना स्कोर कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो एक साल में कई कई क्लास भी ऐसे बच्चों को प्रमोट करा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। क्या मेरे लिए करो और क्या मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, बताओ, मोरल रीजनिंग की किस स्टेज के अंदर आएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन ओरिएंटेशन यानी सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, या द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी कि सजा और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। बताओ, तुम कुछ मेरे लिए करो, तुम कल सुबह 9 बजे आओ। कल सुबह 9 बजे आपका संपूर्ण सीटेट की क्लास होने वाली है, लगभग आपके 12 घंटे की। उसके बाद में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मेरे टीचर्स आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपके देंगे। तो जैसा तुम मेरे साथ करोगे, सुबह 9 बजे क्लास में अगर नहीं आए, ठीक है, तो गलत क्वेश्चन तुमको वरना मैं दे दूंगा, और अगर क्लास में सुबह कल 9 बजे आए तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और उसके बाद आपको कई पेपर भी दूंगा, कई बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। यानी जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये किसके अंदर बच्चा करता है, ये करता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर, जो आपकी टिट फॉर टैट यानी कि द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन होता है। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, और सुबह 9 बजे जरूर आ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट आपके सामने कहता है कि शैशवावस्था की बात हो रही है, इन्फेंसी स्टेज की बात हो रही है, उसकी विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा है आपसे नेगेटिव, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता यानी कि मोरालिटी का होना, या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, जल्दी से आंसर मुझे बताइए। शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं होती है। देखो भाई, शैशवावस्था जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, तो भाई उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से बढ़ता है। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सबसे जो स्पीड में बढ़ती है वो आपकी शैशवावस्था के अंदर बढ़ती है, बाकी उसके बाद कम होती जाती है। एडोलसेंस के अंदर फिर एकदम तेजी से बढ़ती है, क्यों, प्यूबर्टी की वजह से, ठीक है। दूसरों पर बच्चा निर्भर रहता है, हर चीज के लिए बच्चा दूसरे पर निर्भर रहेगा। बच्चों को भूख लगती है, दूध पीना है, तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है। प्यास लगती है, माँ पर निर्भर रहता है। कोई उसको मतलब कुछ सूसू वगैरह कुछ आ जाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, भाई मेरा निक्कर बदल दो, ठीक है, तो दूसरों पर निर्भर रहता है। मानसिक विकास की भी उसका तीव्रता से होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 6 साल तक के बच्चे का लगभग 85% तक विकास हो जाता है। तो बच्चे का ये अपना किसके माध्यम से सीखता है मानसिक विकास, अपनी जो ज्ञानेंद्रिया होते हैं, जो सेंसिस होते हैं, उसके माध्यम से बच्चा ज्यादातर चीजों को सीख रहा होता है। बट नैतिकता उसके अंदर आपकी नहीं पाई जाती है। नैतिकता के बारे में क्या पता, छोटा सा बच्चा है, 1 साल का 2 साल का, किसी ने गोद में ले लिया, चाहे कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, गोद में ले लिया, वही बच्चे ने सूसू कर दिया, ठीक है, बिगाड़ लो मेरा, क्या बिगाड़ोगे, कोई उसको कहता भी नहीं है, कहता अरे बच्चे ने सूसू कर दिया, ठीक है, उसको बढ़िया मानते हैं, अरे वाह बात तुम्हारे ऊपर सूसू कर दिया। अगर कोई बड़ा बच्चा किसी के ऊपर सूसू करे, भाई साहब लठ बच जाएंगे बढ़िया करके, ठीक है। तो बच्चे के अंदर शैशवावस्था के अंदर नैतिकता नहीं होती है, बाकी सभी चीजें आपके शैशवावस्था की यहाँ पर विशेषताएं देखने को मिल जाती है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है, आपके लेवल ऑफ लर्निंग की यहां पर बात हो रही है। क्या तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध और प्रज्ञान, या बुद्धि, या आप लोग इसको समझदारी कह लीजिए। तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान, तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध या प्रज्ञान, या तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना या आपका प्रज्ञान। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। लेवल ऑफ लर्निंग आप कैसे कैसे सीखते हो, शुरुआत में कैसे सीखा, उसके बाद कैसे सीखा, फिर कैसे सीखा, फिर आप लोगों ने कैसे सीखा, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर सही आंसर बताइए कि किस आंसर के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। ठीक है,
सर आप जो पढ़ाते हो वो सब समझ में आता है, लेकिन अपने से कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए जब आप खुद सोल्व करते हो ना तो वहां पर दिक्कत तो आएगी, क्योंकि आप वहां अकेले हो। यहाँ तो अगर मैं बोलता भी हूँ ना किसी शब्द के ऊपर जोर प्रेशर भी दिया तो आपको समझ में आ जाता है यार कुछ मतलब मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो यार ये तो आपको अकेला ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिक्कत होती है सभी के साथ। बताओ भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ यहाँ पर जा रहे हो, सबसे ज्यादा किसके साथ है? तीसरे के साथ है, सबसे ज्यादा है। तीसरा क्या कहता है, सबसे पहले आपको फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। फैक्ट क्या है भाई, सीटेट का एग्जाम जरूर पास करना है, उसके बाद ये आगे के एग्जाम पास करने के बाद आप लोग यहाँ पर टीचर बन पाओगे। तो तभी आप लोगों ने पहले फैक्ट सीखे भाई क्या करना पड़ेगा। ठीक है, टीचर बनने के लिए कोर्स तो कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, अब सीटेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इन्फॉर्मेशन ग्रहण की, जैसे ये दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन ली कि भाई अगर एग्जाम पास करने टीचिंग एग्जाम के लिए तो सचिन सर के पास जाकर पढ़ लो। फिर आपने ज्ञान प्राप्ति कर ली, यानी कि क्लास लेना शुरू कर दिया। क्लास लेना शुरू करने के बाद फिर आपको बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ आपके अंदर विकसित हुई। कुछ बच्चों की नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं सर जब आप यहाँ पर हमें ज्ञान की प्राप्ति दे दे तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद अकेले करते हैं तो नहीं समझ में आता। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा करो, और उसके बाद आपका जो प्रज्ञान विजडम जो आपकी बुद्धि है उसके अंदर ये सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाती है, समझ आपके अंदर विकसित हो जाती है। तो सही आंसर आपका बिल्कुल थर्ड हो जाएगा, जो आपका लेवल ऑफ लर्निंग की यहां पर बात करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अभिकथन यानी कि अजर्सन वाला क्वेश्चन है। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों यानी कि जो उसके थॉट होते हैं और चिंतन प्रक्रियाओं के मौखिकीकरण हेतु उसको प्रोत्साहित यानी कि उसको इनक्रेज करना चाहिए। क्या ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है? दूसरा कारण इसमें यह दिया हुआ है कि जो निजी वाक होती है यानी कि जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है वो विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होती है। क्या ये भी आपका ठीक है या गलत है? और अगर दोनों ठीक है तो सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जल्दी से बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। सही से आप लोग यहां पर बता दीजिए। ठीक है, इसका फोल्डिंग दे देना आप सर 7 को। यार 7 को मैं कैसे दे सकता हूँ इसका फोल्डिंग 7 से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा 6 तारीख को, जिसमें ऑल द बेस्ट मैं आपको बोलूंगा। इसका फोल्डिंग तो मैं आपको शुरू से देता ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो 6 तारीख को आपको इसका फोल्डिंग दूंगा, 7 को तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, उस दिन तो आप लोग अपना देखना विकास के निकटस्थ क्षेत्र के कितने नजदीक आप लोग पहुंच रहे हो। ठीक है बताओ भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो? थर्ड के साथ ज्यादातर जा रहे हैं, जिन्होंने कहा ए सही है लेकिन आर गलत है। आपने आर ए सही क्यों माना? क्योंकि भाई अगर आपको विद्यार्थियों में किसी काम पर बच्चों का विचारों को चिंतन प्रक्रियाओं का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज यहाँ पर करनी चाहिए। कि भाई मान लीजिए आप लोग किसी काम सीटेट के ऊपर कोई काम कर रहे हो, कैसे सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप यहाँ पर बोल बोल कर बता रहे हो सर इसका ऐसा क्वेश्चन का ये वाला आंसर कराइए, सर इसका ये वाले का ये वाला क्यों नहीं हो सकता आंसर, सर एग्जाम में हम क्या क्या चीजें लेकर जा सकते हैं। ये सभी चीजें आपको इंकरेज करनी चाहिए बच्चों को कि बेटा जितना मर्जी उतने क्वेश्चन पूछ, तेरा टीचर सभी का आंसर देगा। लेकिन जो बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच होती है, देखिए चाहे प्राइवेट स्पीच हो, चाहे सोशल स्पीच हो, या चाहे आपकी इनर स्पीच हो, जो किसने दी थी, जो इनर मैंने लिख दिया, चाहे आपकी इनर स्पीच हो, ये दी थी आपके लेव वाइगोस्की ने, तीनों स्पीच बताई थी। और इन्होंने माना था कि ये बच्चों की तीनों स्पीच बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसमें? बच्चे का कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के लिए, बच्चों का जब चीजों को सीखता है उसमें महत्वपूर्ण होती है, कभी भी ये बाधक नहीं होती, हमेशा ये हेल्प करती है। जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है, यानी कि जब बच्चा खुद से बोल रहा होता है आज तो मैं सारे क्वेश्चन सही कर दूंगा, एक अध्यापक वाला इसका ये वाला आंसर होगा, इसका वो होगा, यानी कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व भी करते जा रहे हो, बोलते भी जा रहे हो, तो ये आपकी प्राइवेट स्पीच होती है। और ये कभी भी बाधक नहीं होती, हेल्प आपको करती है। आपके घर वाले भी अगर कहे कि हमारा तो बच्चा पागल हो गया, बोल बोल के पढ़ता जा रहा है, तो पागल नहीं हुआ, वो अपने काम को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने यहाँ पर थर्ड बताया, ए सही है, आर यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित यहां पर करती है? क्या बुद्धि या इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है? क्या जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की यहां पर बात करी जा रही है? क्या यहां पर साम्यधारण यानी कि इक्विलिब्रेशन की बात करी जा रही है? क्या यहां पर कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की बात करी जा रही है? बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो? ठीक है, बताओ सही सही आंसर, जल्दी से आप लोग मुझे इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे 7 तारीख को इसका फोल्डिंग दे देना। मैंने कहा 7 को तो पॉसिबल नहीं है, 7 को तो आपका एग्जाम है, 6 को दे दूंगा। ठीक है, और उससे पहले भी मैं दे ही रहा हूं। तो अगर मैंने आपको एक उचित प्रश्न दिए, जो ये उचित प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं,
ये बिल्कुल नए प्रश्न है यार, ठीक है। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन अगर मैं हटा दूं, अदरवाइज सारे नए क्वेश्चन है, आपने पढ़े भी नहीं होंगे आज से पहले कभी। ये सीबीएसई ने ही दूसरे अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो अगर इस प्रकार का मैंने आपको स्कैफोल्डिंग दिया, एक टेम्परेरी सपोर्ट आपको दिया, ठीक है, हालांकि टेम्परेरी से ज्यादा ही आप लोग करवा रहे हो, और या मैंने आपको कोई सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव मैं आपको एक दिन पहले दूंगा कि भाई ओमार सीट सही से पढ़ लेना, ठीक है, वो लैंग्वेज वाली गलती मत कर लेना, जैसे आप लोगों के 90 नंबर खत्म हो 91 से शुरू हो तो तुरंत मुझे याद कर लेना। तो अगर इस प्रकार के मैं आपको यहाँ पर, इसको कहा जा रहा है स्कैफोल्डिंग, यहाँ पर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, अगर इस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ स्कैफोल्डिंग दे रहा हूँ, तो स्कैफोल्डिंग देने से बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। यानी कि जो यहाँ पर आपका रियल डेवलपमेंट है, वास्तविक विकास है, और जो संभावित विकास है, तो यहाँ पर रियल डेवलपमेंट से आगे बढ़ाकर संभावित विकास की तरफ ले जाया जा रहा है, या फिर आपके समीपस्थ विकास की क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है। आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सर मेरा सभी सही हो रहा है, वेरी गुड भाई आपका, अगर आपका सभी सही हो रहा है तो। अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन पूरा मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर चुके हो, और मेरी किताब के अंदर कर चुके हो, एक दो बार वीडियो के अंदर कर चुके हो, और एक बार पीवाईक्यू के एनालिसिस में कर चुके हो। ये क्वेश्चन भी मैंने पूरा बदल दिया कि आज आपके लिए एक बिल्कुल पेपर जैसा पेपर ला रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को पूरा बदल के रख दिया। अब देखो कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस और उससे संबंधित विशेषताओं का सही मेल को रिप्रेजेंट यहां पर करता है। पहला आपके सामने दिया हुआ है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर दिया हुआ है आपका कौन सा, एग्जांपल टूरिस्ट का यानी कि पर्यटकों का। दूसरी दी हुई है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दी हुई है, और इसका आपके सामने सही मैच दिया हुआ है फिलोसफर यानी कि दार्शनिक दिए हुए। तीसरी है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसका आपके सामने दिया हुआ है सर्जन यहां पर दिया हुआ है। और चौथा आपके सामने दिया हुआ है स्थानिक यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसका आपके सामने दिया हुआ है परामर्शदाता यानी कि काउंसलर। बिल्कुल आपके नए ऑप्शन आपको देखने को मिले, पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने ठीक है, ताकि आपको रिपीटेशन देखने को ना मिले किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब बताओ सही आंसर क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आप लोग यहां पर जा रहे हो सेकंड के साथ, सेकंड के साथ सबसे ज्यादा जा रहे हो, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर, फिलोसफर के अंदर देखियो यहाँ पर कोई इमोजी होगी थप्पड़ वप्पड़ वाली, भेजो इन्हें 2-4 को, यहाँ पर भेजने वो इमोजी भेज इनके, जो थप्पड़ वगैरह वाली होती है। अरे गधो एक बात तो देखो, देखो सिंपल सी बात है, इंट्रापर्सनल यानी कि जो दूसरों के साथ, जो खुद से यहाँ पर इंटरेक्ट करता है, जो अपने आप ही सबसे ज्यादा खुद से क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करता रहता है, पूछता रहता है, तो यहाँ पर जो आपका फिलोसफर है, तो फिलोसफर के अंदर आपका इंट्रापर्सनल आ जाएगा। अगर मैं बात करूं टूरिस्ट की, पर्यटकों की बात करूं, तो ये आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर आएगा। क्या आएगा, ये आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये तो आपका पहला आपका होने सरा। फिलोसफर मैंने बता दिया इंट्रापर्सनल हो गया, तो इंट्रापर्सनल लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर आपका नहीं आएगा। अगर आप लोग यहां पर देखोगे सर्जन, तो सर्जन के अंदर आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, और दूसरी बात सर्जन के अंदर आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल भी इंटेलिजेंस भी होती है। सर्जन के अंदर आपकी ये दोनों होती है, हालांकि हमारे अंदर सभी बुद्धि है, लेकिन जो बुद्धि ज्यादा होती है उसी के आधार पर हम यहां पर बता देते हैं कि किस आदमी के अंदर या किस व्यक्तित्व के अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा पाई जाती है। तो सर्जन आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, अपनी बॉडी को मूवमेंट कराने वाली जो बुद्धि होती है, अगर सही प्रकार से सही जगह की नस नहीं काटी, पेट नहीं काटा, पता नहीं कौन सी नस कट जाएगी, जिंदगी भर के लिए यहां पर बैठ जाओगे। और यहां पर लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर भी आपको सर्जन हालांकि रहता है, तो आंसर थर्ड से हो जाएगा। काउंसलर जो आपका होता है, काउंसलर आपका इंटरपर्सनल के अंदर आपको देखने को मिलता है। कौन सा, ये आपका इंटरपर्सनल के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन मैंने चेंज करा, आप लोगों को आंसर तक रटे हुए थे और सीधा बिना देखे आंसर लगा दिया। तो यहां पर जो आप लोग आंसर जा रहे हो ज्यादातर गलत के साथ जा रहे हैं। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, किसके साथ, थर्ड के साथ यहां पर आप लोग जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले की ओर बढ़ते हैं। देख लिया रटने का नतीजा, ये होता है रोट लर्निंग के नतीजे। अगर रट्टे लगाओगे तो रट्टे आप में पड़ेंगे। लगी नहीं इमोजी 2-3 घूसे भेज, ऐसा ही है, घूसे से काम चलेगा, थप्पड़ वाले अब बच नहीं रहे, घूसे ही भेज इनके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी आपकी प्रभावशाली है, आंसर आप लोग मुझे बताइए। पहला स्मृति सहायक विधिया यानी कि निमोनिक्स की बात हो रही है, बताओ निमोनिक्स, या ह्यूरिस्टिक यानी कि अन्वेषण की बात हो रही है, या प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्सनेस की बात हो रही है, या एल्गोरिथम की बात हो रही है, या कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, संज्ञानात्मक लचीलेपन की बात हो रही है। तो समस्या समाधान के अंदर
कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, उसके बारे में एक एक करके मुझे आंसर यहां पर दे दीजिए, ठीक है। मेरा सही था, मेरा सही था, क्यों सौरभ ने जैसी दो चार मुक्के भेजे सभी का सही यहाँ पर निकल गया, ठीक है। मुक्के ही भेजा कर इनको दो चार, ठीक है। बताओ भाई सही क्या होगा। मत मारो सर जी, अब गलत नहीं होगा। रतन सिंह टाटा, देखो नाम रतन सिंह टाटा, आंसर यहाँ पर गलत कर रहे हो। तो रतन टाटा जी कितने सम्मानित व्यक्ति हमारे देश के लिए, ठीक है। नाम मिट्टी में मिलवा दिया तुमने। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जब हम किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, समस्या आपके सामने इस टाइम पेपर है और इस पेपर का आपको समाधान करना है, तो निमोनिक्स के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स आपका एक याद करने का एक आपका तरीका होता है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। याद करने का एक तरीका होता है, जिसका एक बार एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। जैसे हमें देखना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो मैं अपनी गांठों पर गिनता हूं, जनवरी 31 का, फरवरी फिर 30 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का। ऐसे कितने लोग याद करते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का है। तो ये याद करने का तरीका मैंने बनाया हुआ है इस पर गांठों पर, और यही सौरभ आपको पंच भेज रहा है गलत क्वेश्चन के ऊपर। तो याद करने का जो तरीका होता है निमोनिक्स, जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसा आप लोग बहुत सी चीजों को यहाँ पर इस प्रकार से याद कर रहे हो अपनी मेमोरी के अंदर। खोजबीन करके, अन्वेषण करके, ये भी आपका समस्या समाधान का आपका तरीका होता है। जितना खोजबीन करोगे, अरे ये सचिन सर मिल गए, और अच्छा ये भी पढ़ाते हैं क्या, अच्छा देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं, अरे ये तो बड़े फेमस है, ठीक है ज्यादातर बच्चे यही पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आपने कंटेंट देखा, क्लास ली, क्वेश्चन देखे, तो समस्या का समाधान कर जाओगे। लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होगा। एक प्रकार से आप लोग यहाँ पर अपने आप को स्थिर आपने कर लिया कि भाई नहीं भाई, मैं तो एक ही तरीके से समस्या का समाधान करूंगा, मैं तो कोई किताब ले आऊंगा मार्केट से, उसी में से पढ़ लूंगा। एक किताब से नहीं होने का, ठीक है, अलग अलग प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस समस्या समाधान में बाधक होता है, हेल्प नहीं करता। एल्गोरिथम आपका सही हो जाएगा, कलन विधि आपकी सही हो जाएगी, हालांकि बच्चे की रचनात्मकता को थोड़ी कम करती है, लेकिन समस्या समाधान आपको करा देगी। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सी हो जाएगी, संज्ञानात्मक क्षमता सी हो जाएगी। अरे यार पहले वाले क्वेश्चन तो मैं सब सही कर रहा था पीवाईक्यू वाले, ये सचिन सर नए वाले लेकर आ गए, चलो यार नए वाले भी करते हैं। अरे ये भी तो सीबीएसई ने दिए हुए जो सचिन सर ढूंढ के लाए। तो आप अपने दिमाग के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि यार मुझे सिर्फ वो पीवाईक्यू नहीं करने जो मैंने रट्टे लगा लिए, ऐसे नए नए क्वेश्चन भी पैटर्न के आधार पर करने हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन ही आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब सिर्फ आपका एक सेट बनता है, उस एक सेट के लिए मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के, तो उसको बड़े छाट छाट कर आपको देखा जाता है। तो आपका सिर्फ एक को छोड़ दो, पहला दूसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। किसके साथ आप लोग जा रहे हो, फोर्थ के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अमन कह रहे सर मेरा पुराना डिवाइस खराब हो गया, तो मेरे नए डिवाइस में सचिन एकेडमी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा, मैंने उसमें बीपीएससी 3.0 क्लास की परचेज किया हुआ है। हाँ अमन हो जाएगा भाई, ठीक है। आप टीम को मैसेज कर देना और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। आप तैयारी कर लेना, बीपीएससी तैयारी 3rd की एग्जाम आपका सामने ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कथन यानी कि अजर्सन आपके सामने दिया हुआ है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित यानी कि मोटिवेट करना चाहिए, भले ही वह विचार भ्रांतियां मिसकंसेप्शन ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा गलत भी बता रहा है, कोई बात नहीं, तू सही बता रहा है बेटा, क्या ऐसा काम टीचर को करना चाहिए। दूसरा तर्क इसमें यह दिया है कि जो भ्रांतियां होती है, मिसकंसेप्शन होते हैं, वो विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होते हैं, यानी कि वो उनके एक नैव थ्योरी जो होती है, उनके आपके क्या होते हैं, सहज सिद्धांत होते हैं, जो अधिगम प्रक्रिया है यानी कि लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण होते हैं। क्या ये वाली बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोनों को, या इनमें से किसी बात को यहाँ पर गलत कह रहे हैं। बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके साथ जा रही है, सबसे ज्यादा परसेंटेज लगभग 84% पहले के साथ गई है। आपने कहा दोनों ठीक होते हैं, तो फिर आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर जब हम गलत देते तो हमें मुक्के क्यों मार रहे हो। अबे छोटे बच्चों के लिए बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है, आप लोग बड़े हो। तो अगर छोटा बच्चा किसी भी प्रकार की गलती कर रहा है, एरर्स कर रहा है, ठीक है, त्रुटियां यहाँ पर बच्चा कर रहा है, बच्चे के पास किसी प्रकार का मिसकंसेप्शन है, जिसका एक और नाम अल्टरनेटिव कंसेप्शन आपको दिया हुआ है, चाहे बच्चा किसी भी प्रकार की भ्रांति क्यों ना हो, उसके लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, अपने विचारों को प्रस्तुत कर। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, एक टीचर का ये काम है, उसको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि भ्रांतियां मिसकंसेप्शन विद्यार्थियों द्वारा सहज सिद्धांत होते हैं, जो उसने अपने सिद्धांत यूं ही बना लिए होते हैं, शुरुआत में अपने परिवेश से बना लिए होते हैं, जो उसके लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ठीक है। इसलिए एक टीचर को इन भ्रांतियों को प्रेरित यहां पर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, आप लोग फर्स्ट के साथ यहां पर गए हो। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि डैश अधिगम को, डैश लर्निंग को सकारात्मक रूप से यानी कि पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है, जबकि डैश नकारात्मक रूप से यानी कि नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। पहला कि विचार वेश और संकल्पना मानचित्र यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और कंसेप्ट मैपिंग की बात हो रही है,
दूसरा निष्क्रिय नकल और अनुसंधान की बात हो रही है। तीसरा चर्चा यानी कि डिस्कशन और समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। चौथा स्कीमा सक्रियता यानी कि स्कीमा के एक्टिवेशन की बात हो रही है। और अधिगम असक्ता यानी कि आपके जो सीखने के अंदर आपको दिक्कत, प्रॉब्लम या असहायता महसूस हो रहा है उसकी बात हो रही है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, देखिए अलग अलग के साथ आप लोग यहां पर अभी भी जा रहे हो, जबकि क्वेश्चन के अंदर कोई इतना दिक्कत है नहीं। ठीक है, बताओ भाई सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क जो आपकी उद्वेलन विधि होती है, ठीक है, जिसके अंदर विचारों का तूफान आता है, जो मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी की आपकी एक टेक्निक होती है, एलेक्स ओसबोर्न ने इसको यहाँ पर दिया था। तो ये समस्या समाधान में हेल्प करती है। कंसेप्ट मैपिंग समस्या समाधान में आपको हेल्प करते हैं। माइंड के अंदर जो आप लोगों ने किसी एक विशेष सब्जेक्ट विषय के बारे में जो छोटे छोटे कंसेप्ट बना रखे हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपको पॉजिटिव रूप से समस्या समाधान में हेल्प करती है। लेकिन इसने दूसरा पूछा नेगेटिव रूप से जो आपके लर्निंग को प्रभावित करती है। ये तो दोनों पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे भाई। पहला है पैसिव इमिटेशन, तो यहां पैसिव नहीं आएगा भाई आपका, ये आपके अधिगम को सकारात्मक रूप से नहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। अगर आप चर्चा करोगे तो डिस्कशन आपके अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती। लेकिन अगर आप चौथे को देखोगे, स्कीमा एक्टिवेशन, आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो अलग अलग प्रकार के स्कीमा बनाए हुए, ठीक है, किसी ने सीटेट को लेकर, किसी ने मुझे लेकर, किसी ने फैमिली को लेकर, किसी ने किसी चीज को लेकर, तो जो स्कीमा के अंदर एक्टिवेशन होता है, नए नए स्कीमा आप लोग बना रहे होते हैं, उसका मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, वो अधिगम को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करते हैं। जबकि जो सीखने के अंदर असहायता बच्चा महसूस करता है, यार मुझसे नहीं होगा, यार सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से सीटेट का एग्जाम पास नहीं होगा, मुझसे जॉब नहीं ली जाएगी, ठीक है, अगर इस प्रकार की अधिगम असहायता बच्चा महसूस कर रहा है तो वो उसको नकारात्मक रूप से उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो आंसर नंबर 4 के साथ यहां पर चले जाओगे आप लोग। क्या चले जाओगे? 4 के साथ आप लोग यहां पर चले जाओगे, जो कि ज्यादातर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ही लोग यहां पर जा रहे हैं। ठीक है, सही हुआ, एक दो गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, प्राचित दुबे, ठीक है। और ऐसे ही स्टूडेंट देखना, आप में से ही है वो जो पूरे 30 में से 30 लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन यानी कि एजर्सन आपके सामने आ गया। अधिगम यानी कि लर्निंग का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत यानी कि सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट आपकी थ्योरी की बात होगी, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत की बात होगी। जो अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस को सहज और सुगम बनाने के लिए क्लास में मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, उसके सर्जन, उसके क्रिएशन पर बल देता है। क्या ये वाली बात सही है या ये वाली बात आपकी गलत है? दूसरा इसमें तर्क ये दिया है कि भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरीके से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर निर्भर आपका रहता है। बताओ क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो? सर गलत हो रहा है भाई मेरे, ये पेपर आपका ऐसा आएगा, ये स्टैंडर्ड पेपर है, मतलब ये मॉडरेट पेपर मैंने आपके लिए बनाया। और जो पिछले अगर आप लोग दोनों ऑफलाइन पेपर को उठा के देखोगे, वो आपके लगभग इजी टू मॉडरेट गए हैं, वो बिल्कुल आसान नहीं थे, वो इजी टू मॉडरेट आपके पेपर गए। तो आपको इसी प्रकार का लगभग कुछ पेपर भी देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, जो आपको कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन, जो घुमावदार लैंग्वेज आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग नंबर कम लेकर आ रहे हैं तो तुरंत मेरी मैराथन क्लास देख लो, टॉपिक वाइज क्लास देख लो, तभी आपके लिए यहाँ पर चीजों का फायदा होने वाला है। किसके साथ जा रहे हैं सबसे ज्यादा? थर्ड के साथ, सबसे ज्यादा थर्ड के साथ जा रहे हैं। आपने कहा एक सही है लेकिन आर गलत है। आर को गलत क्यों माना? क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है, इसने कहा भूमिका नहीं होती। यार बच्चा मान लीजिए भाषा अधिगम करेगा तो अपने स्कूल में ही तो जाके करेगा, ठीक है, मान लीजिए घर पे भी कर लेता है, या उसको तीसरी भाषा सीखने फिर कहाँ करेगा, कोई स्कूल ट्यूशन कॉलेज कहीं ना कहीं से तो करेगा, तो उनकी भी भूमिका होती है, इसने कहा भूमिका नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया। जबकि जो आपका सामाजिक रचनावादी सिद्धांत होता है उसमें लर्निंग प्रोसेस को आसान सुगम बनाने के लिए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट पर बल देता है। और प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में आपको बता चुका हूं, जहां पर हर तरफ आपको भाषा देखने को बिखरी हुई देखने को मिलती है। आप लोगों के ऑटो के पीछे नाम लिखे रहते हैं, गाड़ियों के पीछे नाम लिखे रहते हैं, ठीक है, होर्डिंग आपके लगे होते हैं, नेताओं की फोटो लगी होती है, वहां पर आपको भाषा लिखी देखने को मिलती है, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू आपका बेटा, ठीक है, ये सब भाषा रहती है। तो आंसर नंबर थर्ड बिल्कुल आपने सही दिया, इसके क्रिएशन पर बल देना चाहिए, और ये आपका गलत है। इसने कहा कि उसके स्कूल की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल नया सा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या दिया हुआ है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका दर्शाता है।
दो चार क्वेश्चन मैंने सिर्फ पीवाईक्यू लिए हुए हैं, उसमें जो आपका आंसर करने का जो रेशियो होता है वो आपका 70% हो जाता है, यानी कि वो आपने रट्टे मार रखे हैं। लेकिन जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आता है तो ये रेशियो घटकर आपका 50% से भी कम हो जाता है। यानी कि आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो नए आएंगे, बहुत ही कम है जो आपके बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो जाए, सारे नए आएंगे। तो नए के अंदर आपका देखो रिकॉर्ड कितना कम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेम पीवाईक्यू लेकर आ जाता ना, आप लोग सही आंसर से भी लगा देते और फिर कहते अरे वाह मजा आ गया भाई, सारे आंसर ठीक कर दिए, पेपर में नए क्वेश्चन आ गए, फिर वो आपको दिक्कत हो जाती, जो कि कभी नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को कौन दर्शाता है? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में आपकी सक्षम होती है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। लड़के और लड़कियों दोनों को खेलों में अच्छा करने की सक्षमता होती है। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती है। बताओ जेंडर स्टीरियोटाइप का कौन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहां पर दर्शाता है, उसके बारे में सही आंसर आप लोग यहां पर बताइए। क्या लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है? जी नहीं, लड़कियां पीछे होती है, बैकवर्ड होती है, दिमाग नहीं होता इनके अंदर, भोंदू ये यहाँ पर होती है, इनकी सोच यहाँ पर कम होती है, दिमाग इनका घुटने के अंदर होता है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट कोई आपके समाज के अंदर कोई कर रहा हो तो समझ लेना वो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, किसको दिखा रहा है? वो जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दिखा रहा है, जो लड़कियों को लड़कों से कम माने। यहाँ पर लड़कियों में कहे तुम्हारे अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, लड़कों के अंदर ज्यादा बुद्धि होती है, तुम्हारा दिमाग खराब हमेशा यहाँ पर रहता है। ठीक है, और तुम कोई यहाँ पर सिर्फ कैसी हो, तुम यहाँ पर सिर्फ कोमल और यहाँ पर भावुक होती हो, तुम नजदीक नाजुक हो, तुम्हें कुछ कह भी देते तुरंत रो जाती हो, रोतुड़ू की तरह रोज यहाँ पर रोती रहती हो। ठीक है, अपने इमोशन बेफालतू में दिखा रहती हो। अगर कोई आपके समाज में इस वाली बात को कहे तो समझ जाना वो किसको दिखा रहा है, वो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। क्योंकि लड़कियों को कह दिया कि उनका व्यवहार कैसा होता है, वो अच्छा व्यवहार करने वाली होती है। क्या लड़कियां सभी अच्छा व्यवहार करने वाली होती है? बहुत खतरनाक भी होती है भाई आपकी। क्या वो कोमल होती है? नहीं भाई, बहुत खतरनाक भी होती है, कई कई तो उड़ा भी देती है किसी को। और भावुक होती है? नहीं भाई, भावुक भी नहीं होती ज्यादातर। तो यहाँ पर अगर लड़कियों के बारे में ये स्टेटमेंट आपके कहे जा रहे हैं तो ये आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए कहे जा रहे हैं, जो कि ये वाली बात ठीक नहीं है। लड़कियां भी भाई मजबूत होती है, लड़कियां भी अलग अलग प्रकार का व्यवहार यहाँ पर करती है, लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी है, ऐसी बात यहाँ पर कहनी चाहिए। ना कि आपको एक जेंडर को किसी इन चीजों से प्रदर्शित करके यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, क्यों भाई? सही कहा ना? तो सेकंड के साथ आप लोग यहां पर जाओगे, जो जेंडर स्टीरियोटाइप को यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान यानी कि अटेंशन असफलता पर है, तो विद्यार्थी निम्न में से किस समय किस इमोशन का यहां पर अनुभव करेंगे? क्या यहां पर वो आनंद का अनुभव करेंगे? मान लो भाई परिणाम अनिश्चित है, आपने मान लिया भाई इस बार फेल हो गया ना, घर वाले टांग तोड़ देंगे या घर वाले शादी करवा देंगे, और उसके अलावा पूरा का पूरा ध्यान असफलता के ऊपर है, ये भगवान फेल ना हो जाए, नाश हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या आप इसके अंदर आनंद लेंगे? आनंद का इमोशन आपके अंदर आएगा, या दुश्चिंता का आएगा, यार मैं क्यों समझाने लग जाता हूं, जबकि आज आपका पेपर है, आपको पहले आंसर खुद देना है फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्या दुश्चिंता का शिकार होंगे, एंजाइटी का शिकार होंगे? क्या इमोशन उम्मीद वाले इमोशन लगाओगे या बोरियत वाले इमोशन दिखाओगे? बताओ किस इमोशन के साथ आप यहां पर जाओगे? सही आंसर आप लोग यहां पर बताइए। ठीक है, बताओ भाई सही आंसर किसके साथ आप लोग जाओगे? अलग अलग के साथ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा सेकंड के साथ गए, बिल्कुल ठीक बात है, एंजाइटी। आप लोगों के अंदर एंजाइटी वाली इमोशन है, यार हमारा पास होगा या नहीं होगा। किसी के अंदर अधिगम असहायता यहाँ पर आ जाती है, यार मेरे से तो सोल ही नहीं हो पा रहे क्वेश्चन, सर नए क्वेश्चन आ रहे यार, इसमें तो बिल्कुल नंबर नहीं बन पा रहे यार, मेरे से पास नहीं होगा। तो ये अधिगम असहायता दिखा रहा है, फेलियर होने का डर यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अनियंत्रणीय स्थिति दिखा रहा है। तो एंजाइटी का इमोशन है, कैसा? एंजाइटी का इमोशन है, दुश्चिंता का यहाँ पर इमोशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम यानी कि लर्निंग की ह्यूरिस्टिक विधि, किस कौन सी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड को आपको बात करता है जो संबंधित होती है? क्या खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड है? क्या प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है? क्या समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है? या फिर आपकी खेल विधि है? बताओ ह्यूरिस्टिक विधि आपकी किससे संबंधित होती है? ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, एच आर्मस्ट्रांग द्वारा आपकी दी गई थी ह्यूरिस्टिक मेथड आपका। ठीक है, ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं आते, ये आपके टेट के एग्जाम में, या जो मान लीजिए आपके टीचिंग वाले मेन एग्जाम होते हैं, डीएसएसबी हो गया या फिर लाइक आपका सुपर टेट हो गया, उसमें आपके आते हैं। ठीक है, देखिए डिस्कवरी मेथड और डिस्कवरी लर्निंग अलग है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना।
बताना। डिस्कवरी मेथड जो आपका दिया था वह H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया था, और डिस्कवरी लर्निंग की जो बात होती है वो जेरोम ब्रूनर ने दी थी। ठीक है, कुछ बच्चे दोनों को सेम समझने लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, अलग अलग के साथ जा रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर जा रहे हो पहले के साथ जा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि खोजबीन वाली विधि, यानी कि जिसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो अन्वेषण विधि। कौन सी विधि, अन्वेषण विधि, जो विधि आपके खोजबीन पर आधारित होती है। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन और ये जो आपकी खोजबीन विधि होती है ना, ये बाल केंद्रित आपकी विधि होती है। समस्या समाधान विधि आपकी बाल केंद्रित विधि होती है। प्लेवे मेथड आपकी बाल केंद्रित विधि होती है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपकी अध्यापक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड आपका मेथड होता है। समस्या समाधान विधि में भी खोजबीन करेगा, लेकिन जब पहले खोजबीन विधि से इसको कनेक्ट करके किया जा रहा है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड का ही दूसरा नाम आपका डिस्कवरी मेथड है, ये दोनों नाम एक ही आपके। तो आप लोग यहां पर फर्स्ट के साथ चले जाओगे, आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अबे भाई 30 का क्यों बता रहे हो अभी तो 29 पर हम पहुंचे, 30 का आंसर कैसे बता दिया, इतने ज्यादा भविष्यवाणी भरे पड़े हैं क्लास में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि छात्र को विषम योग्यता यानी कि हिटेरोजीनियस की बात हो रही है, विषम योग्यता से समूहित करना डैश हो सकता है। पहला कि छात्र को अन्य छात्र को धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने से रोकने में उसको मदद करना। दूसरा है कि केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करना। क्या दोनों ठीक है, एक सही है दूसरा गलत है, या दोनों ही गलत है, बताओ। जो आपकी ग्रुपिंग जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं विषम योग्यता वाले, तो किस में हो सकता है सही आंसर, आप लोग यहां पर बताइए। ठीक है सर, मेरा 4 गलत हुए, कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है। अगर आपके सिर्फ 4 गलत हुए तो भी आपका अच्छा स्कोर है। ठीक है, ठीक है, और बताइए भाई। ठीक है सर, हम आपसे शुरू से पढ़ रहे हैं, हमारा अब बहुत कम गलत होता है, सोनी त्रिपाठी। ठीक है, वो तो होगा ही जब इतनी क्लासेस ले ली। ठीक है चलिए भाई, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, अलग अलग के साथ जा रहे हो। यार सिंपल सी बात है, ग्रुपिंग स्टडी की बात हो रही है, यानी ग्रुप में स्टडी करने की बात हो रही है, अलग अलग योग्यताओं वाले समूह के अंदर। कोई सामान्य बच्चा है, कोई आपका दिव्यांग है, कोई आपका तेज स्पीड से पढ़ने वाला है, कोई कम स्पीड से पढ़ने वाला है। किसको वाकई में पढ़ने का मन है, कोई यहाँ पर वैसे ही पढ़ने भी आ गया कि चलो चैट बॉक्स कर लेता हूँ, एक दो से बातचीत दोस्ती कर लेता हूँ। तो ये आपके किसको दिखाता है, ये छात्र को अन्य छात्र को धीमा या उन्नत करने के रूप में लेबल करने से रोकता है। अगर लेबलिंग करता उसको कि तू बेवकूफ है, तू ज्यादा समझदार है, अगर लेबलिंग करता तो गलत हो जाता, लेकिन लेबलिंग करने से उसको रोक दिया तो पहला तो ठीक है। लेकिन सिर्फ मेधावी छात्रों के बारे में बात हो रही है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित नहीं करता, सभी को यहां पर प्रभावित करता है। तो आंसर नंबर सिर्फ आपका यहां पर पहला सही हो जाएगा। कौन सा, पहला सही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके बाद अपना स्कोर बताना, और बताना कैसी क्लास लगी, क्या मजा आया नए नए क्वेश्चन करने में, क्या वाकई में आपको समझ पर आधारित आपके क्वेश्चन थे, क्या वाकई कई क्वेश्चन आपको दिक्कत या परेशानी में डाला, कंफ्यूज हुए आप लोग, जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग अपना स्कोर बताना, और बताना जो नई मेहनत करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं तो वाकई में मजा आ रहा है आपको इनके अंदर या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिगम यानी कि लर्निंग को सकारात्मक रूप से यानी कि पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। क्या माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, कुपोषण की बात हो रही है, या विद्यार्थियों में सहभागिता की बात हो रही है, कोलैबोरेशन की यहां पर बात हो रही है, या दंड की यानी कि पनिशमेंट की बात हो रही है, या अभिसंज्ञान यानी कि आपके मेटाकोग्निशन की बात हो रही है। जो लर्निंग को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा उसके साथ यहां पर आपको जाना है, उसके साथ आप लोग बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या आपका लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 30 का डी 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 30 का डी के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आपका सही हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव रूप से जो आपका प्रभावित करेगा, तो पॉजिटिव रूप से कौन प्रभावित करेगा भैया, आपका जो बच्चों के अंदर सहभागिता होती है, कोलैबोरेशन होता है, जो बच्चे आपस में सहयोगात्मक तरीके से जब बच्चे पर सीखते हैं, और जो आपका मेटाकोग्निशन होता है, मेटाकोग्निशन का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अपनी सोच के बारे में सोच रहा होता है, जब बच्चा अपने चिंतन के बारे में चिंतन कर रहा होता है। और ये मेटाकोग्निटिव एबिलिटी किसके अंदर होती है, ये आपका कोग्निटिव डोमेन के अंदर होती है। किसके, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आपकी होती है, जो बच्चे की समस्या समाधान में आपको हेल्प करती है। तो कोलैबोरेशन और मेटाकोग्निशन दोनों सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे और बाकी दोनों नेगेटिव रूप से प्रभावित करेंगे। तो पहला और चौथा आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। पहला और चौथा तो भाई आपका है ही नहीं, कहीं पे ऑप्शन में ही नहीं है पहला, अच्छा पहला नहीं सॉरी दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ के साथ यहाँ पर जाओगे, क्योंकि तो नेगेटिव रूप से करेगा ये दोनों। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, अरे यार कितने से रह गए हल्के से रह गए आज 30,000 से।